MHD4 इकाई 21 वसंत का अग्रदूत। भाग 2। हिंदी में संस्मरण लेखन की परंपरा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी और अकाल्पनिक गद्य के क्षेत्र में निबंध की चर्चा की, लेकिन गद्य की अन्य नई गद्य विधाओं का उल्लेख उन्होंने नहीं किया। इससे पता चलता है कि 20वीं शताब्दी के चौथे दशक तक अकाल्पनिक गद्य विधाओं की कोई विशिष्ट पहचान नहीं बन सकी थी। यद्यपि हिंदी में संस्मरण लेखन का सिलसिला इस शताब्दी के तीसरे दशक में शुरू हो चुका था, लेकिन विधा के रूप में उसकी स्वतंत्र पहचान 5वें दशक में ही हो सकी। हिंदी के आरंभिक संस्मरणकारों में पहला महत्वपूर्ण नाम पदम सिंह शर्मा का है, जिन्होंने संस्मरण को एक साहित्यिक विधा के रूप में प्रतिष्ठित करने के साथ उसे एक स्वतंत्र पहचान भी दी। सन 1929 में उनकी संस्मरणात्मक पद्म पराग का प्रकाशन हुआ, जिसमें महाकवि अकबर, सत्यनारायण, कवि रत्न, भीमसेन शर्मा आदि पर मार्मिक संस्मरण हैं। ये संस्मरण भावुकता से संचालित होने के साथ हल्के विनोद भाव से भी संपृक्त हैं। संस्मरण लेखन के क्षेत्र में प्रसिद्ध पत्रकार बनारसी दास चतुर्वेदी का नाम भी आदर के साथ लिया जाता है। संस्मरण शीर्षक से उनकी पुस्तक का प्रकाशन सन 1952 में हुआ। इस पुस्तक में चतुर्वेदी जी ने श्रीधर पाठक, द्विजेंद्र नाथ ठाकुर, गणेश शंकर विद्यार्थी, किशोरी लाल गोस्वामी आदि पर प्रभावशाली ढंग से लिखा। इन संस्मरणों में व्यक्तित्व विश्लेषण का उपक्रम कम है, व्यक्तित्व से अभिभूत होने की प्रवृत्ति अधिक है। इनके संस्मरणों की रचना प्रक्रिया छोटी छोटी घटनाओं और पत्रों का सहारा लेकर संपन्न होती है, इसलिए स्मरणीय की चारित्रिक प्रवृत्तियों की पकड़ संभव नहीं हो पाती। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की संस्मरण पुस्तक का प्रकाशन सन 1956 में दीप जले शंख बजे शीर्षक से हुआ। साधारण के प्रति आकर्षण तथा स्वस्थ एवं नैतिक जीवन की मांग का स्वर उनके संस्मरणों में मुखर है। संस्मरण लेखन के क्षेत्र में महादेवी वर्मा को महारत हासिल है। यूं तो महादेवी जी के गद्य लेखन में संस्मरण एवं रेखाचित्र एक दूसरे में संक्रमित होते रहते हैं, इसलिए यह कह पाना सरल नहीं कि उनकी कौन सी पुस्तक विशुद्ध रेखाचित्र है और कौन सी विशुद्ध संस्मरण। फिर भी विचारपूर्वक यह कहा जा सकता है कि सन 1956 में प्रकाशित पथ के साथी में संस्मरण का रंग गहरा है। इसमें उन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान तथा छायावाद के तीनों महारथियों प्रसाद निराला पंत पर अविस्मरणीय संस्मरणों की सृष्टि की है। संस्मरण लेखन की दृष्टि से 20वीं शताब्दी का छठा दशक बहुत उर्वर रहा है। हमारा प्रतिपाद्य विषय अज्ञेय की स्मृति लेखा में संकलित वसंत का अग्रदूत है, अतः यहाँ संक्षेप में कुछ महत्वपूर्ण संस्मरणकारों एवं उनकी पुस्तकों का उल्लेख ही उचित होगा। शांति प्रिय द्विवेदी पथ चिन्ह 1941 ईस्वी, राम वृक्ष वेनी पूरी माटी की मूर्तें 1946 ईस्वी, पांडेय बेचन शर्मा उग्र व्यक्तिगत 1954 ईस्वी, उपेंद्र नाथ अस्क मंटो मेरा दुश्मन 1956, शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में 1956 ईस्वी, जैनेन्द्र कुमार ये और वे, माखन लाल चतुर्वेदी समय के पाँव 1962 ईस्वी, जगदीश चंद्र माथुर 10वें तस्वीर 1963 ईस्वी, रामधारी सिंह दिनकर लोक देव नेहरू 1965 ईस्वी। अज्ञेय की स्मृति लेखा संस्मरण लेखन की इस परंपरा की महत्वपूर्ण कड़ी इसमें 12 व्यक्तियों के संस्मरण हैं, जिनका क्रम इस प्रकार है।
भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, स्मृतिकार राय कृष्णदास, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद, वसंत का अग्रदूत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, स्वर सिद्ध सुमित्रा नंदन पंत, कवि वत्सला होमवती देवी, एक भारतीय आत्मा एक चुनौती माखनलाल चतुर्वेदी, धरती का धनी फणीश्वर नाथ रेणु, समय सूर्य रामधारी सिंह दिनकर, 20वीं शताब्दी का बाण भट्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा असीम और ससीम के बीच बाल कृष्ण शर्मा नवीन, ये सभी व्यक्तित्व साहित्य जगत से संबद्ध हैं। अज्ञेय अपनी अंतर्मुखता के कारण चर्चित रहे हैं, लेकिन इन संस्मरणों में वे सहज उन्मुक्त और मुखर हैं। इन संस्मरणों में स्मरणीय को एक मनुष्य एवं रचनाकार दोनों रूपों में देखा गया है। व्यक्ति एवं रचनाकार के बीच जो एक अदृश्य सूत्र होता है, उसे पहचानने और व्याख्यायित करने का प्रयास यहाँ दिखाई देता है। इस स्तर पर ये संस्मरण संबद्ध रचनाकारों की जिंदगी के उन हिस्सों को सामने ले आते हैं जो उनके रचना संसार को समझने की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। अपने वरिष्ठ रचनाकारों पर अज्ञेय ने जिस तरह से लिखा है, उससे परंपरा और आधुनिकता के अंतर संबंधों पर प्रकाश पड़ता है। ये सभी संस्मरण गलदस्यु भावुकता एवं अंध विद्वेष के अतिवाद से मुक्त हैं। अज्ञेय की रचना प्रक्रिया में बौद्धिकता की भूमिका महत्वपूर्ण रही है और ये संस्मरण भी लेखक के बौद्धिक मिजाज से अछूते नहीं हैं। इस बौद्धिकता ने इस संस्मरणों में एक संतुलन पैदा किया है, एक गहरी विनम्रता का भाव इन संस्मरणों में अधोपांत विद्यमान है। अज्ञेय के अनुसार इन संस्मरणों का मूल लक्ष्य उस मूल्यवान स्मृति को सुरक्षित रखना है जो हर वर्तमान को एक दिशा, पहचान और संस्कार देती है। स्मृति लेखा की मूल प्रेरणा की चर्चा करते हुए उसके दूसरे संस्करण की भूमिका में अज्ञेय लिखते हैं, हमारे साहित्यिक संवेदन का निर्माण करने वाले, संस्कार देने वाले और हमारी अस्मिता को पहचान कराने वाले श्रद्धेय रचनाकारों की स्मृति को सुरक्षित रखना ही इन संस्मरणों की मूल प्रेरणा है। अखबारी एक आयामिता एवं तात्कालिकता वाले इस वर्तमान में हमारी महान प्रतिभाओं की प्रतिभा पर पड़ी हुई धूल को झाड़कर उन्हें बार बार पहचानने योग्य बनाना इन संस्मरणों की सार्थकता का आधार हो सकता है। वसंत का अग्रदूत की विशिष्टता। वसंत का अग्रदूत के सम्यक विश्लेषण के लिए संक्षेप में स्मृति लेखा के अन्य संस्मरणों पर एक संक्षिप्त चर्चा उचित होगी। जैसा कि कहा गया है, ये संस्मरण अज्ञेय की रचना दृष्टि, परंपरा बोध एवं सांस्कृतिक चेतना के भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं, इसलिए संदर्भानुसार इन प्रसंगों का उल्लेख भी किया जाएगा। स्मृति लेखा का पहला संस्मरण भारत कोकिला सरोजिनी नायडू से संबंध है। श्रीमती नायडू प्रखर वक्ता, राजनेता होने के साथ अंग्रेजी की कवयित्री भी थीं। अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय रचनाकारों की औसत प्रतिभा भी साम्राज्यवादी भाषा का दबदबा और उसकी व्यापक स्वीकृति है। इस स्थिति पर अपनी टिप्पणी में अज्ञेय लिखते हैं, बड़ा दिखने वाले मुकुर में जैसे बिंब से प्रतिबिंब बड़ा दिखने लगता है, वैसे ही अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय की प्रतिभासित देसी छवि भी बहुत बड़ी दिखने लगती है। मैथिली शरण गुप्त यानी दद्दा को अज्ञेय ने अपना गुरु स्थानीय मानते हुए संस्मरण का आरंभ किया है। मैथिली शरण गुप्त खड़ी बोली हिंदी के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने भाषा के साथ हिंदी कविता के लिए एक नया पाठक वर्ग तैयार किया। परंपरागत कविता के संस्कारों में बुनियादी परिवर्तन करते हुए उसे युग आकांक्षा से जोड़ा। भारतीयता, देशभक्ति, प्रकृति चित्रण एवं पौराणिक आख्यानों के ढांचे को सुरक्षित रखते हुए उनमें अपने वर्तमान की चिंताओं के
समावेश के द्वारा हिंदी कविता की नई संभावनाओं का द्वार उन्होंने खोला। अज्ञेय लिखते हैं कैसे बिना परंपरा से नाता तोड़े नए चिंतन को भी आत्मसात करते हुए युवतर पीढ़ी के लिए एक चुनौती बने रह सके। यह नए लेखक के लिए समझने की बात है। परंपरा तोड़े बिना कैसे आधुनिक हुआ जा सकता है, इसका उदाहरण हिंदू से लेकर यशोधरा तक की उनकी काव्य यात्रा में प्रत्यक्ष दिखता है। इस संस्मरण में अज्ञेय ने दद्दा के व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं पर प्रकाश डाला है, लेकिन उनके व्यक्तित्व की जो विशेषता चकित करती है वह है ठेठ किसानी सहजता एवं संस्कार के साथ मशीनों के प्रति गहरा आकर्षण। अज्ञेय की यह टिप्पणी गुप्त जी के कवि व्यक्तित्व के साथ न्याय करती है कि वह विरोधाभासों के संगम पर पनपने वाले इस प्राचीन देश किंतु नए राष्ट्र के कवि हैं। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद पर लिखे गए संस्मरण में व्यक्तिगत संबंधों की चर्चा बहुत कम है। दरअसल उसे संस्मरण नहीं कहा जा सकता। प्रेमचंद की औपन्यासिक चेतना तथा हिंदी कथा साहित्य को उनकी देन पर बहुत गहराई और विस्तार के साथ विचार किया गया है। अज्ञेय के अनुसार प्रेमचंद ने साहित्य और साहित्यकार की जवाबदेही तय की। साहित्यकार समाज सेवी है और साहित्य कर्म मूलतः साधना। प्रेमचंद की दृष्टि में साहित्यकार के लिए साधना का बहुत महत्व होता है। अज्ञेय ने प्रेमचंद की इस धारणा को आत्मसात किया है और संभवतः इसी आधार पर रचना में विचारधारात्मक सत्य एवं आनुभूतिक सत्य के सापेक्षिक महत्व का निर्धारण किया है। प्रेमचंद की औपन्यासिक चेतना के संबंध में अज्ञेय की धारणाएं प्रगतिवादी निष्कर्षों के विरोध में हैं, लेकिन वे समझ और आस्वाद की नई दिशाओं का द्वार खोलती है। प्रेमचंद के साहित्य का बुनियादी मूल्य संघर्ष का नहीं, संवेदना का महाकरुणा का था। प्रेमचंद के श्रेष्ठ उपन्यास गोदान का होरी इस करुणा का प्रतीक है। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ एवं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत पर लिखे संस्मरण में उनके व्यक्तित्व के उन अनेक पहलुओं, मानसिक अवसादों एवं रचना प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला गया है। पंत को छायावादियों में सबसे पहले प्रतिष्ठा मिली, ख्याति मिली, लेकिन निर्मम आलोचनाओं का कहर भी उन्हीं पर टूटा। बीमारी, आलोचनात्मक प्रहार और भीतरी सृजनात्मकता की सिकुड़ती तरंगों ने पंत को कहीं बहुत अकेला कर दिया था, जिसका असर उनके स्वभाव एवं व्यक्तित्व पर पड़ा। अज्ञेय के अनुसार पंत वैसे भी स्वभाव से संकोची तथा बेहद संवेदनशील थे। इसी कारण तुनक मिजाज भी उनके स्वभाव में एक विशेष प्रकार की पर निर्भरता थी। पंत को अज्ञेय ने हिंदी का कालिदास कहा। सूक्ष्म पर्यवेक्षण और समर्थ संवेदनामयी संप्रेषी भाषा का दुर्लभ संयोग पंत की रचनाशीलता में दिखाई देता है। माखनलाल चतुर्वेदी के संबंध में अज्ञेय लिखते हैं कि वे भारतीय अस्मिता को रूपायित करने वाले रचनाकार थे। स्वाधीनता का आह्वान उनके यहाँ महज शब्द के स्तर पर नहीं है, बल्कि स्वाधीनता तो उनके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा है। फणीश्वर नाथ रेणु के साथ अज्ञेय के रिश्ते बहुत सघन और एक सीमा तक अनौपचारिक हैं, इसलिए उन पर लिखे गए संस्मरण में एक खुलापन है। घटनाओं, मुलाकातों एवं परिवेश को ब्यौरों में वर्णित किया गया है। इस संस्मरण की संरचना में अलग अलग स्मृति खंडों को संयोजित किया गया है। प्रत्येक स्मृति खंड रेणु के व्यक्तित्व के किसी न किसी पक्ष को उद्घाटित करता है। हर स्मृति टेक की तरह उस अंतिम मुलाकात पर लौटती है जो पटना के अस्पताल के एक बिस्तर पर हुई थी। रेणु का देहांत हो गया था। देहांत द्वारा उत्पन्न हुई रिक्तता की पीड़ा से यह संस्मरण आवेशित है, इसलिए आत्मीयता भी है और उदासी की एक हीन लय भी। रेणु गांव के रचनाकार हैं, लेकिन यह गांव की किताबों अथवा मतवादों की झोली से नहीं निकला है।
एक बेहद जीवंत और संपूर्ण चित्रण उनके उपन्यासों में हुआ है। अज्ञेय के अनुसार अकेले रेणु के उपन्यासों में गांवों की समस्त बुराई, कमनगी और गजालत के बीच एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती दिखती है। बेपनाह करुणमय रेणु के कथा संसार में मिलता है। मैला आंचल रेणु की ही नहीं, संपूर्ण भारतीय कथा साहित्य की गौरवपूर्ण उपलब्धि है। स्वतंत्र भारत के गांव की समूची जिंदगी अपूर्व रचनात्मक आवेश के साथ अपनी यथार्थता में यहाँ उपस्थित है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी को अज्ञेय ने 20वीं शताब्दी का बाणभट्ट कहा है। उनके व्यक्तित्व में आचार्यत्व एवं सहजता का दुर्लभ संयोग था। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियों के प्रति पंडित जी में गहरी सहानुभूति थी। अपने संस्मरण में अज्ञेय ने पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व की सीमाओं की ओर भी इशारा किया है। वे सहज थे, लेकिन उनमें निर्णय लेने और संकल्प शक्ति का अभाव था। प्रकांड पांडित्य शायद उनकी जिंदगी को बुनियादी स्तर पर नहीं बदल पाया था। ज्ञान को मुक्त करता है, निर्भरता देता है, लेकिन पंडित जी के जीवन में उसकी ऐसी भूमिका नहीं दिखाई देती। उनके व्यक्तित्व की इस कमजोरी का लाभ उनके प्रिय शिष्यों ने अपने हितों के लिए किया। पंडित जी के व्यक्तित्व एवं लेखन का मूल्यांकन करते हुए अज्ञेय लिखते हैं, आचार्यत्व से और ऊपर भी उनका एक पद युगावधि सुरक्षित रहेगा। एक ऐसे विद्वान का पद जो अपनी सारी विद्वता को मुट्ठी भर धान की तरह बांटता बिखेरता हुआ हंसता है, हंसाता है। ऐसी हंसी जो मानवीय सहानुभूति के किसी गहरे स्रोत से फूट कर निकलती है। बालकृष्ण शर्मा नवीन और अज्ञेय में साझीदारी सबसे अधिक है। नवीन की बेचैन बौद्धिकता का साया अज्ञेय पर भी है। नवीन के चरित्र को अज्ञेय ने महाकाव्यात्मक नायक के अनुरूप पाया है। उनमें विराट एवं अंतर्विरोधी धर्मों का अनुष्ठान है। परम वैष्णव, चरम साहसी, अत्यंत भावुक, ब्रजादपि कठारे और निश्चय ही कुसुमादपि मृदु, सदैव फक्कड़ हंसी लिए हुए लेकिन ट्रेजेडी की संभावनाओं से भरा हुआ। इन संस्मरणों से वसंत का अग्रदूत किंचित अलग दिखाई देता है। निराला को लेकर अज्ञेय के मन में एक गहरा प्रायश्चित बोध है। कवि रूप में वे नई रचनाशीलता की प्रेरणा एवं पथ प्रदर्शक भी हैं। विपरीत जीवन परिस्थितियों में शरीर और मन की टूटन के बावजूद निराला की अप्रतिहत रचनाशीलता स्वयं में एक मूल्य है। इस संस्मरण में निराला को देखने वाली आँख दूसरों के पैमानों पर निराला को नहीं परखती, बल्कि निराला यहाँ स्वयं ही प्रतिमान है। अज्ञेय ने निराला के व्यक्तित्व एवं रचना के अनेक आयामों को चित्रित किया है। अपनी संपूर्णता में यह संस्मरण भी करुणा सिक्त है। सन 1940 में विश्व भारती के एक अंग्रेजी त्रैमासिक पत्र में अज्ञेय ने निराला के लिए लिखा था, निराला इज डेड। निराला की सृजनशीलता की मृत्यु घोषणा का पछतावा अज्ञेय के मन में तो है ही, निराला भी इससे कम आहत नहीं है। हालांकि संस्मरण की भूमिका में और वसंत का अग्रदूत में भी यह स्पष्ट किया गया है कि निराला को उक्त लेख की जानकारी नहीं थी, किंतु निराला इज डेड की आवृत्ति निराला कई बार करते हैं, जिससे निराला के आहत मन और गहरे अवसाद का संकेत मिलता है। इस संस्मरण में निराला के मनुष्य रूप एवं कवि रूप में निहित अद्वैत को रेखांकित किया गया है। निर्बंधता या स्वातंत्र्य उनके दोनों रूपों का केंद्रीय सूत्र है। अपने प्रार्थना गीतों में इस निर्बंधता की आकांक्षा को निराला प्रकट करते हैं। काट बंध डर के बंधन अस्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर,
जगमग जग कर दे। वसंत का अग्रदूत में निराला की प्रयोगधर्मी सृजन चेतना की पहचान की गई है। वे क्लासिकल कवि भी हैं और प्रयोगधर्मी भी। विराट औदात्य एवं परिचित सहजता की अकुंठ समानांतरता निराला को विशिष्ट पहचान देती है। इस संस्मरण में निराला के व्यक्तित्व के साथ उनकी सृजनशीलता के अनेक आयामों का भी उद्घाटन किया गया है। इस दृष्टि से यह संस्मरण निराला को समझने के साथ अज्ञेय को जानने का भी अवसर देता है। अपने अपने युग के प्रतिनिधि कवियों को संस्मरण के विधान में पाना निश्चय ही बहुत दिलचस्प और सार्थक है। वसंत का अग्रदूत भाग 2 भाग 3 अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।